नंबर 1 है जिसमें हमने फिजिक्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच को स्टडी करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। यानी ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पे हैं वो एक दूसरे पर कैसी फोर्सेस लगा रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में यही सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? इलेक्ट्रिक चार्ज असल में पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी का नाम है जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। So electric charge is the property of elementary particles due to which they attract or repel each other. और चार्जेस दो तरह के होते हैं, the one is positive, the other is negative. इसके अलावा लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है। क्योंकि ये तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है अंदर प्रोटॉन्स पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो तो इसका मतलब क्या है कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और रिजल्टेंट चार्ज यानी नेट चार्ज कितना आ गया? 0 आ गया। इसी वजह से ऐसे एटम को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल एटम, मतलब ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। तो फिर किसी भी एटम के ऊपर नेट चार्ज पैदा करने का क्या तरीका है? उसके लिए हमें इस एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे, और ये सारा काम एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होता है। वो हम इस पूरे चैप्टर में, बल्कि इस पूरी बुक में आगे चल के स्टडी करेंगे। अभी मैं आसान अल्फाज में आपसे ये कहता हूं कि फर्ज कर लें मैं इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम रह गई है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। इसका मतलब है इसके अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा है, इस वजह से इस एटम के ऊपर एक प्रोटॉन जितना चार्ज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 प्रोटॉन जितना। इसी तरह अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो इसके ऊपर 2 प्रोटॉन जितना चार्ज आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि ये एटम पॉजिटिव आयन बन गया है। इसी तरह अगर मैं इस न्यूट्रल एटम, दोबारा आप न्यूट्रल एटम कंसीडर करें जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है, अब मैं कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भेज देता हूं, अब क्या होगा? अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पे 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स भेज देता हूं तो फिर इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये तो था किसी भी एटम के ऊपर नेट चार्ज पैदा करने का मेथड, और इसका एक बड़ा फेमस मेथड है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हम एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जा सकते हैं। और इसकी एक बड़ी फेमस एग्जांपल है, जब हम ड्राई सीजन में, कोई खुश्क मौसम हो, तो हम अपने बालों में कंघी करते हैं, कॉम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अक्सर औकात हमारे जो बाल है ना वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जब हम कॉम इस तरह से ड्रैग कर रहे होते हैं ना अपने हेयर में, तो फिर फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी डेवलप होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कॉम और हमारे बालों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, और एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी की तरफ आ जाते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी तरफ जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद जब हम कॉम को अपने बालों के करीब लेके जाते हैं ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बाल उसकी तरफ खींचे जाते हैं। तो ये किस वजह से था? ये इसी बात की वजह से था जो मैं अभी आपको समझा रहा था, यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक हो गया। तो ये तो था
चार्ज को, नेट चार्ज को अपीयर करने का मेथड। अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है कूलम्स लॉ। अभी हमने ये तो जान लिया कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, लेकिन वो कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे इसके बारे में हमें बताएगा कूलम्स लॉ। चलें फर्ज कर लें मेरे पास दो चार्जेस हैं, द वन इज Q1 एंड द अदर वन इज, चलें उसको Q1 ले लेते हैं और इसे Q2 ले लेते हैं। तो अब हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और इन दोनों चार्जेस के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है। फर्ज कर लें इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना दैट इज R। इनके सेंटर्स के दरमियान हमने डिस्टेंस ले लिया, एक चार्ज को Q1 कह दिया, एक चार्ज को Q2 कह दिया। तो ये हमारे पास चार्जेस भी आ गए, दरमियान में डिस्टेंस भी आ गया। कूलम लॉ ये कहता है कि इन चार्जेस के दरमियान लगने वाली जो फोर्स है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square। यानी हम लिख सकते हैं F is proportional to, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा F is proportional to Q1 Q2 divided by R square। अब एक बात, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं ना तो हम सब जानते हैं कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। यहां भी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा और उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम नाम देते हैं कूलम्स कांस्टेंट और इसे कैपिटल K से जाहिर करते हैं। अब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं K के ऊपर। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब हम बात करते हैं K की। ये जो K है ना यानी कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है। द वन इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द सेकंड वन इज द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कैसा है। तो अगर हम SI सिस्टम यूज करें यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूज करें सारी क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर खाली जगह है, खाली जगह का मतलब है फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं रखा हुआ हमने इनके दरमियान, तो फिर कूलम्स कांस्टेंट यानी K की वैल्यू पता क्या बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करता हूं। एप्सिलॉन नॉट जिसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना ये हमें ये बताता है कि ये दरमियान में चार्जेस के दरमियान जो फ्री स्पेस है ना ये इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना अलो कर रही है कि वो लगे, यानी कूलम फोर्स की वैल्यू को कितना सपोर्ट कर रही है। यानी मैं कह सकता हूं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट ये क्या चीज है। तो इसको हम एक डिफाइन कर लेते हैं, इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहां पर दो जो चार्जेस हैं जब इनके दरमियान फोर्स लगेगी तो जाहिर बात है ये चार्ज मूव भी कर सकते हैं इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, फ्री स्पेस की ऑपोजिशन to the forces between these two charges. So permittivity of free space is the opposition offered by free space to the forces between the charges. यानी इन फोर्सेस के खिलाफ जो ऑपोजिशन है ना उसे हम कह सकते हैं परमिटिविटी। अब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की भी बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ना वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12। इसके यूनिट्स क्या होंगे देखें, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट्स है ना वो K के यूनिट्स के उलट होंगे क्योंकि इनका रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है। अब जरा ऊपर आ जाए इक्वेशन नंबर 1 पे, यहां से हिसाब लगाएं K के क्या यूनिट्स होंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके इमेजिन करूं तो देखें R स्क्वायर फोर्स के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q1 Q2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो K के यूनिट्स क्या बनेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। तो ये तो K के यूनिट्स हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट इसके उलट होने हैं ना, तो अब जरा एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स लिखें। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो मैंने आपको लिखवा दी है, इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2
और कूलम की पावर +2, यानी K के बिल्कुल उलट मैंने ये यूनिट लिख दी है। अब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे K के फॉर्मूला में, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई की जगह 3.14 आ गया और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो K का आंसर क्या होगा? देखें K की वैल्यू हो जाएगी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ और इसके यूनिट जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, इसके यूनिट्स क्या आएंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये मैंने K की वैल्यू भी डिस्कस कर ली, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं K का ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि चार्जेस रेस्ट पे हैं। इसे कूलम फोर्स भी कह सकते हैं। हमारे पास कूलम फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। And this is the magnitude of Coulomb force between two charges when there is free space between the charges. अब हम एक स्टेप आगे आ जाते हैं। अभी तक हमने कूलम लॉ के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा कर लिया, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स व्हेन देयर इज फ्री स्पेस बिटवीन द चार्जेस। अब आप थोड़ी सी एक छोटी सी हेडिंग लिख लें, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम किस बला का नाम है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटर होता है, ऐसा इंसुलेटर जिसके अंदर हम डायपोल्स पैदा कर सके। अभी आप इसके बारे में सिर्फ इतनी बात याद रखें, मैं ये आपको इसी चैप्टर में अगले टॉपिक्स में जाके एक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला, उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है जिसके अंदर डायपोल्स पैदा किए जा सके। राइट, तो आपने फर्ज कर लें दोनों चार्जेस के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, वो चाहे ग्लास है, प्लास्टिक है, कुछ भी, आपने एक मीडियम रख दिया। जब यहां मीडियम नहीं था, यानी फ्री स्पेस थी, खाली जगह थी, तो परमिटिविटी की वैल्यू क्या आई थी? एप्सिलॉन नॉट। ये बात याद रखें कि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि जब दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं ना, तो परमिटिविटी यानी इस ऑपोजिशन की वैल्यू बढ़ जाती है। राइट, परमिटिविटी बेसिकली क्या है? उसकी कैपेसिटी है सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, परमिटिविटी इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ ऑपोजिशन। ये ज्यादा अच्छी डिस्क्रिप्शन है। तो होता क्या है कि जब हम दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं ना, तो परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है, कुछ गुना हो जाती है। फ्री स्पेस के केस में परमिटिविटी क्या थी? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखने से एप्सिलॉन नॉट का कुछ गुना हो जाती है, कुछ टाइम्स हो जाती है। जितने टाइम्स हो जाती है ना, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी अब टोटल परमिटिविटी आपके पास आ जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा आप कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला लिखें, वो जो इक्वेशन नंबर 2 जिसका नाम हमने रखा था, सेम वही फॉर्मूला लिखें, लेकिन f के साथ f प्राइम आ जाएगा। नाउ f प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और साथ बाकी सारा कुछ वैसा ही है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब जरा गौर करें, यहां जो 1/एप्सिलॉन r लिखा हुआ है ना, इसको आप साइड पे कर लें, बाकी सारा कुछ ब्रैकेट में लिख दें। आप गौर करें, बाकी जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये क्या चीज है? ये तो वही वाला फॉर्मूला है जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में बनाया था। दिस इज अगेन द कूलम फोर्स व्हेन देयर इज फ्री स्पेस। तो इसे अगेन मैं f लिख देता हूं इसकी जगह पर। तो आपके पास f प्राइम का फॉर्मूला आ गया, f डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। अब एप्सिलॉन r क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी वो मल्टीपल है जो मल्टीपल तब आया था जब आपने दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पुट किया था।
और ये बात याद रखें कि ये जो एप्सिलॉन आर है यानी रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, इसकी वैल्यू हवा के अलावा, बल्कि हवा के लिए भी इसकी वैल्यू 1.0006 होती है। हवा के अलावा बाकी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो अगर आप गौर करें इस इक्वेशन में, एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ी वैल्यू को जब भी किसी चीज से डिवाइड करें तो आंसर छोटा आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ एफ प्राइम वुड ऑलवेज बी लेस देन एफ। एफ क्या है? एफ इज द कूलम फोर्स व्हेन देयर इज फ्री स्पेस। और एफ प्राइम क्या है? एफ प्राइम इज द कूलम फोर्स व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसका मतलब यह हुआ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दरमियान में रखने से क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दरमियान में रखने से कूलम फोर्स में कमी आ जाएगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम है जो कूलम फोर्स को कम कर देता है। यह भी इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। अब मजीद एक स्टेप आगे चलते हैं। यह बात तो हमने डिस्कस कर लिया कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है। क्या है? यह कूलम फोर्स को कम कर देता है। अब जरा यहां से एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला बनाएं। क्या बनता है? एफ उधर ही रह जाएगा, एप्सिलॉन आर दूसरी तरफ चला गया, एफ प्राइम नीचे आ गया। तो आपके पास एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला बन गया एफ डिवाइडेड बाय एफ प्राइम। यानी दिस इज द रेशियो ऑफ कूलम फोर्स व्हेन देयर इज फ्री स्पेस टू द कूलम फोर्स व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द चार्जेस। और एक जैसी क्वांटिटीज की रेशियो का कभी कोई यूनिट हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, नीचे वाली फोर्स का यूनिट भी न्यूटन। कैंसिल हो गए, आंसर में क्या यूनिट आएगा? कोई यूनिट नहीं आएगा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी जो है, दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एक तो ये बात भी हमें समझ आ गई। तो कूलम लॉ के दो हिस्से हमने कर लिए। अब आते हैं कूलम लॉ के तीसरे हिस्से की तरफ, और यह है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जारी बात है, हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, अभी तक तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते आए हैं, इसका मतलब है हमें थोड़ा सा मजीद आगे चलना चाहिए और फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में भी स्टडी करना चाहिए। सो द थर्ड पार्ट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगेन मैं फर्ज कर लेता हूं मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2। Q1 और Q2 के दरमियान, सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसे अगेन आप R का नाम दे दें। Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रही है ना, फर्ज कर लें ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इसे आप F21 का नाम दे दें। और 2 की वजह से 1 पे जो फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में, इसे आप F12 का नाम दे दें। सो F21 क्या है? जो Q2 पे लग रही है, और F12 क्या है? जो Q1 पे लग रही है। अब सबसे पहले मैं F12 की बात करता हूं, तो चले आ जाते हैं F12 पे। चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं F21 वेक्टर को मैं लिख सकता हूं F12 वेक्टर को मैं F12 मैग्नीट्यूड और साथ यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिख सकता हूं। तो मुझे F12 का यूनिट वेक्टर चाहिए। अब F12 की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं एक यूनिट वेक्टर फर्ज कर लेता हूं जिसकी वही डायरेक्शन है जो F12 की डायरेक्शन है, और इसका नाम हम रख देते हैं R12। ये सिर्फ हमने खूबसूरती के लिए नाम रख दिया इसका R12। ठीक है, तो R12 इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F12। अब दोबारा F12 वेक्टर पे आ जाए। F12 वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? F12 मैग्नीट्यूड, ऊपर से वेक्टर का निशान हटा दिया, साथ R12 यूनिट वेक्टर आ गया। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4।
ठीक है, इक्वेशन 3 तो हमने नाम दे दिया था ना, वो इफेक्ट ऑफ मीडियम वाली इक्वेशन को। अब मजीद आगे आ जाए, अब मैं बात करता हूं F21 वेक्टर की। F21 वेक्टर जो इस तरफ था, इसकी डायरेक्शन में भी मैं एक यूनिट वेक्टर फर्ज कर लेता हूं, R21 यूनिट वेक्टर। देखें, F21 वेक्टर किसके इक्वल आएगा? F21 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय R21 यूनिट वेक्टर। अब इसी इक्वेशन को मजीद आगे हमने लेके चलना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताएं, F12 मैग्नीट्यूड जो ऊपर वाली इक्वेशन में थी और F21 मैग्नीट्यूड जो नीचे वाली इक्वेशन में, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? अगर मैं F12 मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखूं तो वो वही आएगा कूलम्स लॉ वाला जो आपने शुरू में लिखा था, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां तो कुछ भी वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड की शक्ल में है। और अगर मैं F21 मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो क्या आएगा? वो आएगा Q2 Q1 डिवाइडेड बाय R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो चाहे Q1 को पहले लिख लें, चाहे Q2 को पहले लिख लें, भाई मल्टीप्लाई करने से आंसर तो सेम ही आएगा। चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे, चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। यानी 2 ज़रब 3 या 3 ज़रब 2, आंसर तो 6 ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि F21 मैग्नीट्यूड और F12 मैग्नीट्यूड ये एक्चुअल में सेम है, और इन दोनों के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर आप इस वेक्टर डायग्राम में देखें तो R12 वेक्टर यूनिट वेक्टर और R21 यूनिट वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी मैं कह सकता हूं R21 यूनिट वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ R12 यूनिट वेक्टर, यानी R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। इसी चीज को इस आखिरी इक्वेशन में पुट कर दें जो मैंने यहां अभी आपको लिखवाई है। F21 वेक्टर इज इक्वल टू F21 मैग्नीट्यूड की जगह F12 मैग्नीट्यूड लिख दिया, और R21 यूनिट वेक्टर की जगह माइनस R12 यूनिट वेक्टर लिख दिया, और इस नेगेटिव साइन को थोड़ा पीछे ले आए। अब ब्रैकेट में क्या बच गया? F12 मैग्नीट्यूड इंटू R12 यूनिट वेक्टर, और ये किसके इक्वल है? इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक ये तो F12 वेक्टर के इक्वल है। इसका मतलब है हमने साबित कर दिया है कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर। और कुछ ऐसी ही इक्वेशन हमने न्यूटन थर्ड लॉ में लिखी थी, याद हो अगर आपको तो, एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। अगर मैं F21 वेक्टर को एक्शन की फोर्स कंसीडर करूं जो Q2 पे लग रही थी, तो F12 क्या है? उसका रिएक्शन है। सो दिस इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कूलम्स लॉ में भी एक चार्ज दूसरे पे अगर एक्शन लगा रहा है ना, तो दूसरा उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगा रहा है, राइट। सो कूलम लॉ भी न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ही रिजल्ट दे रहा है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितनी एक्शन की फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे उतनी ही रिएक्शन की फोर्स लगाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।